तो विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और फर्स्ट पेपर का जो नाम है आपका वो है चाइल्डहुड बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। फर्स्ट पेपर है, ये 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 80 नंबर आपके एक्सटर्नल होते हैं और 20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, चाइल्डहुड का हिंदी अर्थ होता है बाल्यावस्था, एवं विकास। बाल्यावस्था एवं विकास, बाल्यावस्था एवं विकास। अब बाल्यावस्था बालक जो होता है, क्योंकि हम एक टीचर के नाते जो विषय पढ़ेंगे वो एक टीचर के लिए जो हमको जानकारी चाहिए उसको लेकर के चलेंगे। तो हम पढ़ाएंगे किसको? एक बच्चे को। और जो बच्चे, जिन बच्चों को हम पढ़ाएंगे उनकी अवस्था जो है उसे कहेंगे बाल्यावस्था। अब अवस्थाएं जो एक बच्चे की जो एज होती है वो हम जन्म से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक एक बालक की एज होती है। अब बालक की एज होती है, इस एज को भी अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया। बाल्यावस्था को जैसे बचपन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है, इसमें पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, और तीसरा है किशोरावस्था। ये एक बालक के शिक्षण का मतलब शिक्षा प्राप्त करने का एक काल है, सामान्य स्कूली स्तर की 18 वर्ष तक की आयु का जो बालक है वो एक स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेता है। और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। जैसे बाल्यावस्था जो है, तो बाल्यावस्था ये अपने आप में बाल्यावस्था के लिए नहीं है, ये तीनों अवस्थाओं के लिए है और इनको हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि बालक की अवस्थाएं और उसका विकास शैशव काल से लेकर के और किशोरावस्था तक किस प्रकार से उसका विकास होता है वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये सामान्य सी बात मैंने आपको बताई। अब इसमें आपके टोटल 5 यूनिट हैं। टोटल कितनी यूनिट हैं? 5। यूनिट फर्स्ट, इस फर्स्ट यूनिट में दिया गया है चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था एवं बालक का विकास।
इसमें हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था एवं बालक का विकास। इसमें हम पढ़ेंगे बालक की विभिन्न एज के अनुसार जो विभिन्न परिवर्तन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे उसका विकास होता है, और विकास भी अलग अलग तरीके का, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, सोशियो इमोशनल, और ये शारीरिक, मानसिक, फिजिकली, मेंटली, ये विकास अलग अलग अवस्थाओं में विभिन्न एज ग्रुप में किस प्रकार से इसका बालक का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है बचपन का निर्माण। बचपन का निर्माण कैसे होता है, बचपन का विकास कैसे होता है, इन चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। और बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास किस तरीके से होता है वो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। और यूनिट सेकंड जो है इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, THEORY, थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड बच्चे के विकास के सिद्धांत, बच्चे के विकास के सिद्धांत। बच्चों के सिद्धांत, बच्चों के विकास के सिद्धांत। कौन से सिद्धांत होते हैं, किन सिद्धांतों को लेकर के विकास होता है, ये हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम एडोलसेंट डेवलपमेंट, एडोलसेंट डेवलपमेंट, एडोलसेंट डेवलपमेंट, किशोरों का विकास। एडोलसेंट किसे कहते हैं, किशोर बच्चे जो होते हैं, किशोरों का विकास। ये तो हो गया बाल्यावस्था, बचपन का विकास। और सेकंड में बच्चों के विकास के सिद्धांत। थर्ड यूनिट में पढ़ रहे हैं किशोरों का विकास, किशोरावस्था के जो बालक हैं उनका विकास किस प्रकार से होता है, इस किशोरावस्था के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, और विभिन्न कल्चर में किशोरों का विकास किस प्रकार से होता है, किशोरों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सृजनात्मक विकास कैसे कैसे होता है, क्या क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ते हैं, ये चीज़ें हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट फोर्थ है, उसमें पढ़ेंगे मीडिया, फैमिली और एंड सोसाइटी। मीडिया, फैमिली और सोसाइटी की बालक के विकास में भूमिका, ये चीज़ें पढ़ेंगे हम। मीडिया, परिवार और समुदाय, और समुदाय की बालक के विकास में भूमिका। ये हुई चौथी यूनिट। और पांचवी यूनिट जो है उसमें हम पढ़ेंगे, पांचवी यूनिट में पढ़ेंगे हम रोल ऑफ एनजीओस, रोल ऑफ एनजीओ, नेशनल एंड
इंटरनेशनल एजेंसीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज बालक के विकास में विभिन्न एनजीओ और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी संस्थाएं हैं, वो बालक के विकास के लिए क्या क्या प्रयास कर रही हैं। इस प्रकार इसके कितने यूनिट हुए? 5 यूनिट हुए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा बात कर रहे हैं, वो है शिक्षक। बालक है और बाल्यावस्था में जो चीज़ होती हैं, बालक को हम देते हैं शिक्षा, और शिक्षा किस आधार पर देते हैं? बालक के मन के आधार पर। दो चीज़ होती है, शिक्षा और बालक का मन। शिक्षा और बालक का मन, शिक्षा और बालक का मन कि क्या काम है? शिक्षा देते हैं, और शिक्षा किसके अनुसार देते हैं? बालक के अनुसार विद्यार्थी को किस प्रकार की शिक्षा चाहिए। तो शिक्षक है, उसको कैसे पता चलेगा कि बालक का मन किस तरीके का है, किस तरीके की उसको शिक्षा चाहिए, कैसा मटेरियल उसको चाहिए, किस तरीके से वो पढ़ना चाहता है, इसका स्तर क्या है, इसके जो शक्ति, जो योग्यता है वो क्या है, किस लेवल पे इसको पढ़ाना है, उसके लिए उसको मन को पढ़ना होगा। और मन को पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है मन के विज्ञान की, और मन के विज्ञान को कहते हैं मनोविज्ञान। मन के विज्ञान की, मन का जो विज्ञान होता है जिसके आधार पर मन का अध्ययन किया जाता है, बालक का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं मनोविज्ञान, और इसे कहते हैं साइकोलॉजी में, अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। और इधर है शिक्षा, शिक्षा को कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा को कहते हैं एजुकेशन। तो ऐसी साइकोलॉजी, ऐसा मनोविज्ञान जो शिक्षा के आधार पर बनाया गया हो, बालकों के मन को पढ़ने वाला विज्ञान जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, उसे क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। उसे क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हमको कुछ जानकारी इसकी होनी चाहिए, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के आधार पर ही, इसकी जानकारी लेने के बाद ही हमको जो हमारे सिलेबस के अनुसार बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, शैशवावस्था है, उनका जब अध्ययन करेंगे तो वो कैसे करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान को बेस लेकर के, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसका अध्ययन करेंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इसका अध्ययन करने के लिए हम इन चीज़ों का ध्यान देंगे कि शिक्षा जो शब्द है, इनको दोनों का थोड़ा अलग अलग हम पढ़ते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन। और ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है, एजुकेशन, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेशन, एडुकेयर और एडुसियर, ये जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा के ई प्लस ड्यूको शब्द से मिलकर के बने हैं। ई प्लस ड्यूको, ई का मतलब होता है, अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना। एजुकेशन लैटिन भाषा के ई और ड्यूको शब्द से मिलकर के बना है,
और ई का मतलब होता है अंदर से, और बाहर, ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। तो अंदर से बाहर निकालना क्या, शिक्षा का कार्य क्या हो गया, अंदर से बाहर निकालना। क्या निकालना, जो विद्यार्थी के अंदर छुपी हुई अभिवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो शिक्षा जो है बालक के ज्ञान जो उसके अंदर छिपा हुआ है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है, ये शिक्षा का कार्य। अब बालक के अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है उसको किस तरीके से निकाला जाए, वो कार्य करती है मनोविज्ञान। क्या करती है, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। और ये लैटिन के दो शब्द से मिलकर बना, साइकी प्लस लॉगस। साइकी प्लस लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लॉगस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। आत्मा, शास्त्र या विज्ञान, इसे कहते हैं साइकोलॉजी। आत्मा का विज्ञान, क्या कहा इसको, आत्मा का विज्ञान। प्रारंभ में क्या कहा गया इसको, आत्मा का विज्ञान। वैसे ये एक दर्शन शास्त्र की शाखा है। किसकी शाखा है, दर्शन शास्त्र की शाखा है। आत्मा का विज्ञान, प्रारंभ में इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। और किसका, आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान किसने कहा इसको, सबसे पहले जो धारणा थी वो 15वीं शताब्दी तक जो चलती रही, उसमें कहा गया आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। और ये आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो दार्शनिक थे, तो वो थे अरस्तु, डेकार्टे आदि। आत्मा का विज्ञान कहा गया, और ये कहा 16वीं शताब्दी में। इसके बाद में काफ़ी सारे दार्शनिकों ने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया, कि विरोध करने का आधार क्या था कि आत्मा का कोई निश्चित रूप नहीं है। आत्मा का कोई निश्चित रूप नहीं है, हम आत्मा किसे कहें, ये निर्णय नहीं हो पाया। विरोध किया, और 17वीं शताब्दी में आकर के इसे मन, ये 16वीं शताब्दी की बात है, 16वीं शताब्दी, और 17वीं शताब्दी में आकर इसको कहा गया मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में आकर इसे क्या कहा गया, मन का विज्ञान। और इसको मन का विज्ञान कहने वाले जो दार्शनिक थे वो पैम्पालॉजी थे। कौन थे, पैम्पालॉजी। मन का विज्ञान कहने वाले जो दार्शनिक थे वो क्या थे, पैम्पालॉजी। और इन्होंने इसे कहा कि ये साइकोलॉजी है जो क्या है, मन का विज्ञान है। तो मन का विज्ञान चला, और कब चला ये, 17वीं शताब्दी में इसका नाम मन का विज्ञान चला। 19वीं शताब्दी में आकर के इसका भी विरोध होने लगा। 19वीं शताब्दी में आकर के इसका भी विरोध होने लगा कि मन का भी कोई स्वरूप नहीं होता है। मन का भी कोई स्वरूप नहीं होता है, मन का कोई आकार नहीं होता है, तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान नहीं कह सकते। और तीसरा जो वर्ग उभर करके आया उसने इसे कहा चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। और इसे कहने वाले जो दार्शनिक थे, चेतना का विज्ञान मानने वाले, वो थे विलियम वुंट,
विलियम वंट और विलियम जेम्स और विलियम वंट, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली, इन लोगों ने 19वीं शताब्दी में जाकर इसे क्या कहा, चेतना का विज्ञान। और लास्ट में इसका भी विरोध होने लगा कि चेतना भी कोई विशेष नहीं है, चेतना को हम परिभाषित नहीं कर सकते, चेतना होती क्या है। और उसके बाद में 20वीं शताब्दी में आकर के इसका नाम जो सर्वमान्य नाम रखा गया उसे कहा गया व्यवहार का विज्ञान। और आज तक ये व्यवहार का विज्ञान के नाम से ही मनोविज्ञान को जाना जाता है कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और व्यवहारवाद के जो जनक थे, व्यवहार का विज्ञान कहने वाले जो लोग थे वो थे वाटसन, वुड्सवर्थ, स्किनर आदि। तो ये चार धारणाएं चली विज्ञान के मनोविज्ञान जो है उसको लेकर के चार धारणाएं चली। सबसे पहले इसे क्या माना जाता था, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कहने वाले दार्शनिक थे अरस्तु, डेकार्ट। और ये 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी तक इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। इसका विरोध हुआ 17वीं शताब्दी में जाकर के मन का विज्ञान पेम्पालोजी ने माना, इसका भी विरोध होने लगा। फिर 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली के द्वारा माना गया, इसका भी विरोध हुआ। और लास्ट में जाकर के व्यवहारवादियों ने कहा कि मनोविज्ञान है जो व्यवहार का विज्ञान है और ये व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके ऊपर एक परिभाषा वुड्सवर्थ ने बहुत अच्छी परिभाषा दी जो इसके विकास के ऊपर एक सटीक बैठती है। तो वुड्सवर्थ जो थे उन्होंने ये परिभाषा दी है इसके ऊपर कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार को अपनाए हुए है। ये इसके विकास की सारी चीज़ें इस परिभाषा में आ जाती हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का त्याग किया। फिर कहा जाने लगा मन का विज्ञान, मन का भी त्याग किया। फिर कहा जाने लगा चेतना का विज्ञान, चेतना की अवधारणा भी ज़्यादा समय तक नहीं चली। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो इस तरीके इसलिए मनोविज्ञान से व्यवहार का अध्ययन होता है और बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षा देना और उसमें सहयोग करना, ये कार्य किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का। ये कार्य किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का। कि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर बालक को शिक्षा दी जाती है। इसमें शिक्षा का कार्य है उपचार करना और मनोविज्ञान का कारण है निदान। कि क्या
बच्चे के सामने क्या समस्या है उसका अध्ययन तो कौन करता है, उसका अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान। तो निदान होते हैं कारण जाने जाते हैं मनोविज्ञान के आधार पर, और उन कारणों के आधार पर उपचार किए जाते हैं शिक्षा के आधार पर। शिक्षा उपचार का कार्य करती है और मनोविज्ञान बालक के सामने आने वाली समस्याओं का, वो किस प्रकार की शिक्षा लेना चाहता है, उनके कारणों की जानकारी मनोविज्ञान करती है। तो ये आज हमने सामान्य परिचय शिक्षा मनोविज्ञान का किया। अगली क्लास में हम आगे के पॉइंटों को लेकर के चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।